नमस्कार। आज हम इस वीडियो में रेविजन्स्की थ्योरम के बारे में अध्ययन करेंगे। हेक्स्चर-ओलिन थ्योरी और साधन सामान्यीकरण थ्योरम में यह मान्यता ली गई थी कि साधन संपन्नता स्थिर रहती है, परंतु 1955 में टी.एम. रेविजन्स्की ने अपने एक पेपर में उत्पादन के किसी एक साधन के बढ़ने का उत्पादन कंजम्पशन यानी उपभोग और व्यापार की शर्तों पर प्रभाव का अध्ययन किया था। यह थ्योरम रेविजन्स्की थ्योरम ये कहती है कि यदि किसी एक साधन की सप्लाई को बढ़ा दिया जाए और दूसरे साधन की सप्लाई को सेम रखा जाए, तो जिस साधन को गहनता से प्रयोग किया गया है उस साधन को प्रयोग करने वाले वस्तु का उत्पादन बढ़ जाएगा और दूसरी वस्तु जो कि उस साधन को गहनता से प्रयोग नहीं करती है उसका उत्पादन कम हो जाएगा। यह थ्योरम तभी लागू होगी यदि वस्तु और साधन कीमतें समान बनी रहती हैं। हम यह मान लें कि एक श्रम आधिक्य वाले देश में श्रम की आपूर्ति बढ़ जाती है, तो यह उस वस्तु के उत्पादन को बढ़ा देगी जिसमें श्रम का गहनता से प्रयोग किया जा रहा है। अब इस थ्योरम को पढ़ने के लिए हम मानते हैं कि दो देश हमने लिए और उनमें दो वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। मान लीजिए कपड़ा और स्टील। कपड़ा लेबर इंटेंसिव है और स्टील को हमने कैपिटल इंटेंसिव माना है। अब हम रेविजन्स्की थ्योरम की मान्यताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। ये कुछ मान्यताएं रेविजन्स्की ने मानी थी जिन पर उनकी थ्योरम बेस्ड है। पहली मान्यता है उनकी कि व्यापार दो देशों के बीच में होता है और साधन परिवर्तन का अध्ययन एक देश पर ही किया जाता है। दूसरा, जिस देश का हम अध्ययन कर रहे हैं वह श्रम आधिक्य वाला देश है और वहाँ पूंजी स्कार्स फैक्टर है। तीसरा, जिस देश का हम अध्ययन कर रहे हैं वहाँ दो वस्तुओं का उत्पादन होता है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, कपड़ा और स्टील। दो साधन हैं, लेबर और कैपिटल। दोनों साधन कैपिटल और लेबर, श्रम और पूंजी पूर्णतया गतिशील हैं। गतिशील होने के साथ साथ दोनों पूर्ण विभाजनीय हैं और कुछ मात्रा तक प्रतिस्थापन के योग्य हैं। कपड़ा श्रम गहन वस्तु है और स्टील की पूंजी गहन वस्तु है। दोनों बाजारों में वस्तु और साधन बाजार दोनों में पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता को लिया गया है। उत्पादन फलन दोनों ही वस्तुओं का यह फर्स्ट डिग्री का समरूप फलन है। इसका मतलब है कि यहाँ पर समता प्रतिफल पाए जाते हैं। फैक्टर एंड कमोडिटी प्राइसेस आर कांस्टेंट। मतलब साधन और वस्तु की कीमतें स्थिर मान ली जाती हैं। और लास्ट मान्यता है, इस थ्योरम में हमने ये मान लिया
कि सप्लाई ऑफ लेबर, श्रम की पूर्ति बढ़ती है जबकि पूंजी की पूर्ति स्थिर रहती है। यह स्पष्ट है कि रिबेजिंस्की हेक्सचर-ओलिन थ्योरम से एक कदम आगे बढ़ाते हुए हेक्सचर-ओलिन सिद्धांत की साधन संपन्नताओं में स्थिरता वाली मान्यताओं को छोड़ देता है। यह अध्ययन करता है कि जब किसी एक साधन की सप्लाई में वृद्धि हो जाती है, जो साधन उस देश में प्रचुरता से पाया जाता है, उस साधन की सप्लाई में वृद्धि हो जाती है, और यदि वस्तु कीमतें स्थिर बनी रहें, जिसके कारण व्यापार कीमतें स्थिर बनी रहें, तो रिबेजिंस्की की थ्योरम को इस एजवर्थ बॉक्स के द्वारा हम स्पष्ट कर सकते हैं। इस एजवर्थ बॉक्स को हम ध्यान से देखें। यहाँ पर ए बिंदु कपड़ा, जो कि श्रम गहन वस्तु है, का मूल बिंदु है, तथा एफ बिंदु स्टील, जो कि पूंजी गहन वस्तु है, का मूल बिंदु है। ए बी सी डी प्रारंभिक एजवर्थ बॉक्स है, जहाँ श्रम गहन वस्तु कपड़े का मूल बिंदु ए है तथा पूंजी गहन वस्तु स्टील का मूल बिंदु सी है। ए सी प्रारंभिक कॉन्ट्रैक्ट कर्व है, जिस पर दोनों वस्तुओं का पूर्ण क्षमता के अनुसार उत्पादन होगा, जिस पर दोनों एक देश अपने पूर्ण साधनों को अपनी पूर्ण क्षमता के अनुसार उपयोग करके दोनों वस्तुओं के अधिकतम उत्पादन संयोगों को मिलाने वाला कॉन्ट्रैक्ट कर्व AC है। उत्पादन का वास्तविक बिंदु R है, जहाँ AR पूंजी श्रम रेशियो को बताने वाली रेखा है तथा AR कपड़े में पूंजी श्रम रेशियो को बताने वाली रेखा है तथा CR स्टील में पूंजी श्रम अनुपात को बताने वाली रेखा है। अब यदि हम मान लें कि इस देश में लेबर की सप्लाई AB से बढ़कर AF हो जाती है, अर्थात लेबर सप्लाई में BE की वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण एजवर्थ बॉक्स ABCD से बदलकर AEF D हो जाता है, FD। अब इनका कॉन्ट्रैक्ट कर्व AC के स्थान पर AF हो जाएगा तथा KL रेशियो को बताने वाली रेखा AR के स्थान पर AS हो जाएगी। यहाँ ध्यान देने योग्य बिंदु यह है कि KL रेशियो AR के समान ही है। S बिंदु पर R के समान ही KL रेशियो है। पूंजी श्रम अनुपात बदलता नहीं है, क्योंकि यह रेखा AR और AS दोनों एक ही रेखाएं हैं। R और S दोनों एक ही रेखा के बिंदु हैं, इसलिए पूंजी श्रम अनुपात समान रहता है। पूंजी श्रम अनुपात के समान रहने के कारण वस्तु कीमतें और साधन कीमतें समान बनी रहती हैं। दूसरा, वस्तु स्टील में पूंजी श्रम अनुपात को बताने वाली रेखा SF है। कॉन्ट्रैक्ट कर्व AF का बिंदु S अब उत्पादन का बिंदु है, जहां कपड़े का उत्पादन AS है और स्टील का उत्पादन SF है। तो स्टील में KL रेशियो को बताने वाली रेखा SF है, जो कि RC के पैरेलल है।
आरसी के पैरेलल होने के कारण एसएफ पर केएल रेशियो वही रहेगा जो आरसी पर है। अर्थात स्टील में भी दोनों साधनों की पूंजी श्रम अनुपात समान बना रहता है, जिससे कीमतें, वस्तु कीमतें और साधन कीमतें समान बनी रहती हैं। आगे हम चलें। यहाँ ध्यान देंगे, जैसे कि स्टॉपलर हैमिल्सन ने माना था कि साधन कीमत समानीकरण हो जाता है, रेबिजन्स्की साधन कीमत समानीकरण से रिफ्यूज़ करता है। यह इससे स्पष्ट है कि रेबिजन्स्की ने केएल रेशियो सेम माना है। केएल रेशियो समान रहने के कारण जब फैक्टर इंटेंसिटी समान रहेगी, तो अर्थात केएल रेशियो समान रहेगा, तो दोनों कमोडिटीज़ की प्राइसेस यानी दोनों वस्तुओं की कीमतें समान बनी रहेगी, और दोनों वस्तुओं की कीमतें वही बनी रहने से दोनों साधनों की कीमतें भी पहले के समान ही बनी रहेंगी, अर्थात वो एक दूसरे के समान नहीं होंगे। अर्थात श्रम की कीमत जो पहले थी वही बनी रहेगी और पूंजी की कीमत भी जो पहले थी वही बनेगी। ये दोनों आपस में समान नहीं होंगी। जब दोनों साधनों की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो दोनों वस्तुओं की कीमतें भी समान ही बनी रहती हैं। यहाँ पर लेबर सप्लाई में वृद्धि का जो प्रभाव होगा वो उत्पादन के एब्सोल्यूट क्वांटिटी पर होगा। यहाँ हम देखें कि पहले कपड़े का उत्पादन आर बिंदु पर हो रहा था, कपड़े एवं स्टील दोनों का उत्पादन आर बिंदु पर हो रहा था, जो कि अब एस बिंदु पर है। ए आर रेखा ए एस रेखा से छोटी है, आर बिंदु एस से पीछे है। इसका मतलब यह है कि कपड़े का उत्पादन बढ़ गया है। इसी तरह आर सी रेखा एस एफ रेखा से बड़ी है, अर्थात एस एफ अब छोटी हो गई है। इसका मतलब यह है कि स्टील का उत्पादन अब घट गया है, जो कि रेबिजन्स्की अपनी थ्योरम में कहते हैं कि जिस साधन की पूर्ति में वृद्धि होती है उसको इंटेंसिवली यूज़ करने वाले वस्तु के उत्पादन में वृद्धि हो जाती है तथा उसको कम गहनता से प्रयुक्त करने वाले दूसरी वस्तु के उत्पादन में कमी हो जाती है। यहाँ भी हम यही देख रहे हैं कि क्लॉथ के उत्पादन में वृद्धि हो गई है तथा स्टील के उत्पादन में कमी हो गई है। इस पूरे विवेचन में दोनों वस्तु कीमतें स्थिर बनी रहती हैं। दोनों वस्तुओं की कीमतें स्थिर बनी रहती हैं, लेकिन दोनों वस्तुओं की कीमतें स्थिर तभी बनी रह सकती हैं जब दोनों साधन यानी लेबर और कैपिटल, इन दोनों की कीमतें स्थिर बनी रहें। इन दोनों की कीमतें तभी स्थिर रह सकती हैं जब दोनों वस्तुओं के उत्पादन में कैपिटल लेबर रेशियो समान बना रहे। दोनों इंडस्ट्रीज़ में, क्लॉथ इंडस्ट्रीज़ और स्टील इंडस्ट्री में केएल रेशियो समान बना रहे, तभी यह संभव है कि दोनों साधनों की कीमतें समान बनी रहेगी और तभी यह संभव है कि दोनों वस्तुओं की कीमतें समान बनी रहेंगी। अब यह संभव कैसे होगा जबकि किसी देश में लेबर की सप्लाई को बढ़ा दिया गया है? लेबर की सप्लाई के बढ़ने पर यह संभव कैसे हो कि दोनों वस्तुओं में केएल रेशियो समान बना रहे?
यह केवल तभी संभव है जब अतिरिक्त संपूर्ण श्रम क्लॉथ इंडस्ट्री में जाए, क्लॉथ इंडस्ट्री में जाकर वह क्लॉथ के उत्पादन को बढ़ाए। इसके अलावा स्टील इंडस्ट्री से कुछ श्रम मुक्त होकर भी क्लॉथ इंडस्ट्री में जाए और क्लॉथ इंडस्ट्री में स्टील इंडस्ट्री से क्लॉथ इंडस्ट्री में श्रम के अलावा कुछ कैपिटल भी रिलीज़ होकर क्लॉथ इंडस्ट्री में जाए। लेबर के इस डाइवर्जन के साथ जब कैपिटल का डाइवर्जन होगा तो KL रेशियो दोनों इंडस्ट्रीज़ में समान बना रहेगा, जिससे क्लॉथ इंडस्ट्री में लेबर और कैपिटल दोनों में वृद्धि होगी और उनका रेशियो समान बना रहेगा और क्लॉथ के एब्सोल्यूट अमाउंट में वृद्धि होगी, जो कि R से S पर वृद्धि को दिखा रहा है। क्लॉथ के उत्पादन में वृद्धि होगी और स्टील के उत्पादन में कमी हो जाएगी। आगे हम देखते हैं यदि वस्तु कीमतें समान बनी रहती हैं तो व्यापार की शर्तें भी समान बनी रहेगी। रिविजन्स की थ्योरम को आगे बढ़ने पर हम देख रहे हैं कि यदि वस्तु कीमतें समान बनी रहती हैं तो टर्म्स ऑफ ट्रेड व्यापार की शर्तें भी समान बनी रहेगी। लेकिन समान वस्तु कीमतों पर जब केवल एक साधन की पूर्ति बढ़ाई जाती है तो जो संतुलन प्राप्त होगा वह सामान्य संतुलन नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि दोनों वस्तुएं सामान्य वस्तुएं हैं, एक भी वस्तु घटिया नहीं है, तो यह संतुलन सामान्य संतुलन नहीं हो पाएगा, अर्थात यह स्थिर संतुलन नहीं होगा। इसको स्पष्ट करने के लिए हम आगे के रेखा चित्र में जाते हैं। ये देखिए, ये रेखा चित्र आपको स्पष्ट करता है इसको ध्यान से देखिए। यह रेखा चित्र ऊपर वाले एजवर्थ बॉक्स से उत्पादन संभावना वक्रों का निर्माण दिखा रहा है। उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट कर्व से उत्पादन संभावना वक्र A1 और A2 A3 बनाए गए हैं। R प्रारंभिक उत्पादन बिंदु है और S बाद का उत्पादन बिंदु है जब लेबर सप्लाई में इंक्रीज़ हो जाता है। अब आप देखिए, PO प्रारंभिक व्यापार की शर्तें हैं जहां पर R बिंदु पर उत्पादन हो रहा है। अब यदि लेबर सप्लाई में वृद्धि हो जाती है तो जो नया उत्पादन संभावना वक्र बनेगा वो A2 A3 होगा। A2 A3 x अक्ष पर कुछ चपटा है तथा y अक्ष पर कुछ अर्थात A2 दूरी A1 A2 से कम है, क्योंकि क्लॉथ जो है वो लेबर इंटेंस कमोडिटी है और स्टील कैपिटल इंटेंस कमोडिटी है। और यहाँ पर हमने लेबर सप्लाई में इंक्रीज़ लिया है, जिससे उत्पादन संभावना वक्र है जो x अक्ष पर थोड़ा फैला हुआ होगा। अब आप देखिए,
यदि हम व्यापार की शर्तों को समान रखें। व्यापार की शर्तों को समान रखने का मतलब है वस्तु कीमतों को समान रखना, और वस्तु कीमतें समान तभी रहेंगी जब साधन कीमतें समान रहेंगी, और साधन कीमतें समान तब रहती हैं जब KL रेशियो समान बना रहता है। ठीक है, तो अब P1 जो है P0 के समांतर रखते हुए यदि हम संतुलन बिंदु प्राप्त करें तो P1 व्यापार की शर्त A2 A3 को S बिंदु पर स्पर्श करती है। S बिंदु पर स्पर्श करने का मतलब है क्लॉथ के उत्पादन में वृद्धि और स्टील के उत्पादन में कमी। S बिंदु पर किसी देश के उत्पादन करने का तात्पर्य होगा R बिंदु की तुलना में स्टील का कम उत्पादन हो रहा है और क्लॉथ का अधिक उत्पादन हो रहा है, जो कि रिविजन्स की थ्योरम कहता है। लेकिन यह तब संभव होगा जब हम स्टील को घटिया वस्तु मानें, क्योंकि उत्पादन संभावना वक्र में विस्तार यह बताता है कि किसी देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है, और राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ यदि किसी वस्तु का कम उत्पादन किया जा रहा है तो उसे घटिया वस्तु कहा जाएगा। लेकिन स्टील को घटिया वस्तु कहना पॉसिबल नहीं है। स्टील घटिया वस्तु की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए ना तो स्टील ना ही क्लॉथ घटिया वस्तु की श्रेणी में आता है। इसलिए जनरल इक्विलिब्रियम सामान्य संतुलन TRQ इस एंगल के बीच में कहीं ना कहीं स्थापित होगा। यदि हम ये माने कि दोनों वस्तुओं में से कोई भी घटिया वस्तु नहीं है तो उत्पादन का जो अंतिम बिंदु होगा वो RT और RQ रेखा के बीच का कोई ना कोई बिंदु होगा। अब हम आगे बढ़ते हुए यहाँ एक और बात आप ध्यान दीजिए कि यदि उत्पादन का संतुलन TRQ के बीच में कहीं होता है तो व्यापार शर्त की जो रेखा जो A2 A3 को स्पर्श करेगी उसका स्लोप P1 की तुलना में अधिक चपटा होगा, जिसका अर्थ यह होगा कि क्लॉथ की कीमत में कमी हो गई और स्टील की कीमत में वृद्धि हो गई। क्लॉथ जो कि इस कंट्री का एक्सपोर्टेबल है, क्योंकि क्लॉथ L इंटेंसिव है और ये कंट्री जो है ये L एबंडेंट है, मतलब श्रम आधिक्य वाला देश है और कपड़ा श्रम को प्रचुरता से प्रयोग करने वाली वस्तु है। तो इसलिए एक्सपोर्टेबल की कीमत में कमी हो जाएगी और इम्पोर्टेबल की कीमत में, इम्पोर्टेबल जो कि स्टील है की कीमत में वृद्धि हो जाएगी, जो यह बताएगा इस तरह से किसी रेखा पर यहाँ इस तरह का कोई संतुलन होगा इस बिंदु पर, जो यह बताएगी कि स्टील की कीमत में वृद्धि हो गई और क्लॉथ की कीमत में कमी हो गई। इसका मतलब यह हुआ कि निर्यात्य वस्तु की कीमत में कमी हुई है और आयात्य वस्तु की कीमत में वृद्धि हो गई, जिसके कारण व्यापार की शर्तों में गिरावट आ गई, अर्थात व्यापार की शर्तें बिगड़ गई हैं। ठीक है, तो रिविजन्स की थ्योरम ने ये बताया है कि यदि किसी देश में उस देश में प्रचुर साधन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है तो वहाँ की व्यापार की शर्तें बिगड़ जाती हैं। कंजम्पशन पैटर्न के बारे में, उपभोग प्रारूप के बारे में रिविजन्स्की ने आगे स्पष्ट करते हुए यह कहा कि कंजम्पशन या तो बिना किसी परिवर्तन के रह सकता है
ये अनअल्टर्ड मतलब सेम रह सकता है, या फिर किसी भी वस्तु, दोनों वस्तुओं में से कोई भी वस्तु के तरफ इसका झुकाव हो सकता है। यह इस पर डिपेंड करता है कि वस्तु का सीमांत उपभोग प्रवृत्ति उस वस्तु की कैसी है, जिस वस्तु में एबंडेंट फैक्टर को इंटेंसिवली यूज़ किया जा रहा है। जिस साधन की मात्रा में हमने वृद्धि को माना है, उस साधन को प्रचुरता से प्रयुक्त करने वाली वस्तु की मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अर्थात उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति कैसी है, इस पर यह डिपेंड करेगा। और उसकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अर्थात औसत उपभोग प्रवृत्ति कैसी है, इस पर डिपेंड करेगा कि उपभोग का पैटर्न जो है वो समान रहेगा या किस दिशा में परिवर्तित होगा। तो अब यह स्पष्ट है कि रिविजन्स की थ्योरम एक साधन के परिवर्तन का दोनों वस्तुओं के उत्पादन, व्यापार की शर्त और उपभोग पैटर्न पर प्रभाव को स्पष्ट करती है। यहाँ स्पष्ट है कि फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन यानी साधन समानीकरण के बारे में रिविजन्स की बहुत ज़्यादा स्पष्ट हैं और ये कहते हैं कि जो प्राइसेस का, दोनों साधनों के प्राइसेस का जो रेशियो है वो अनचेंज्ड रहेगा, यानी साधन कीमत समानीकरण नहीं होगा। रिविजन्स की थ्योरम की दो प्रमुख आलोचनाएं हैं। E.J. मिशन ने कहा है कि यदि एक फैक्टर के साथ साथ दूसरे फैक्टर की सप्लाई को भी बढ़ा दिया जाए तो रिविजन्स की थ्योरम के ये जो परिणाम हैं ये प्राप्त नहीं किए जाएंगे। और दूसरी इसकी आलोचना करते हुए उन्होंने कहा है कि यदि बहु साधन प्रणाली हम अपनाते हैं तो इस थ्योरम को स्पष्ट करना मुश्किल हो जाता है।